तो हाँ दोस्तों, इससे पिछले वाले वीडियो में आपने आर्थिक मंदी का प्रभाव देखा होगा और मैंने कहा था कि मैं आपको यहाँ से कल बताऊंगा। तो आपने कुछ कहा भी नहीं कमेंट सेक्शन में और मैंने देखा भी नहीं कमेंट किसने किसने किया। तो आप नोट कर रहे होंगे, हमें पूरा उम्मीद है कि आप नोट करते जाते होंगे और चैप्टर वाइज चैप्टर आपका रिवाइज होता होगा, समझ में आता होगा कि हाँ इसके बाद ये टॉपिक है, इसके बाद ये टॉपिक। और मैंने आपको कहा था ना कि यहाँ पे 29-30 की आर्थिक मंदी को एक बार देखा जाएगा, पूंजीवाद संकट में पड़ जाएगी और पूंजीवाद की प्रतिक्रियाएं क्या होगी। ये टॉपिक आपका बच गया था, तो मैं बोला था कि चलो मैं आपको ये टॉपिक नेक्स्ट डेज में करा दूंगा। तो आप यहाँ आ गए हैं, आप नेक्स्ट डेज हो भी गया है, तो आपको ये टॉपिक करा देता हूँ और आप नोट कर लेंगे अच्छा से। आपका वर्ल्ड हिस्ट्री के मुश्किल से 10 पेज बचे हुए होंगे भाई, तो 2 वीडियो या 3 वीडियो में ख़त्म हो जाएंगे। हाँ, तो मुझे उम्मीद है कि आप जो भी नए यूजर हैं, मैं तो उनको कहूँगा एक से ही देखें, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 इस प्रकार से देखें तो उन्हें समझ में आएगा। और ऐसे भी नहीं समझ में आया तो ऐसे भी देखोगे तो चैप्टर वाइज चैप्टर हम दिए नोट करवा रहे हैं कि क्या लिखना है, पहले क्या करना है, इस प्रकार से मैं नोट करवा रहा हूँ। थोड़ी सी ये क्या हो रहा है, इसमें प्रॉब्लम हो रही है यार कोई बात नहीं, चलो आप मैनेज कर लोगे। तो ये आर्थिक मंदी 29-30 की 1929-30 की आर्थिक मंदी विश्व स्तर पर देखा गया था। चलते हैं दोस्तों, आप नोट कर रहे हो ना, झूठ मत बोला करो यार, मैं आपके लिए मेहनत करता हूँ। और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी करना है, आप ही लोगों को करना है, क्योंकि आप शेयर करोगे मुझे मोटिवेट मिलती है। चलो हमारे लोगों ने इतने वीडियो देखे, इतने लोगों ने मुझे चाहने वालों लोगों की ज़रूरत है कि मुझे कितने लोग चाहते हैं, देखता हूँ लोग, मुझे पता नहीं। और यूट्यूब पे मैं सारा वीडियो, सारे सब्जेक्ट को मैं वीडियो कवर करवाऊंगा, आप नोट करते जाए आराम से, कोई चिंता करना ही नहीं, बिल्कुल चिंता नहीं करना कि चलो आपको फ्री मिल रहा है डिस्ट्रिक्ट के और अच्छे इंस्टीट्यूट के, आपको अच्छे सर के मिल रहे हैं नोट्स। इसके बाद मैं सोचा हूँ कि थोड़ी सी इकोनॉमिक्स आपको मैं नोट करवा दूंगा, पीटी का अलग, इकोनॉमिक्स में पीटी और मेंस के अलग अलग से हिसाब से सिर्फ मैं पढ़ूंगा, आप नोट कर लोगे समझने के लिए। आप समझो कहाँ मैं समझूंगा। चले कहाँ, यहाँ 1929-30 की आर्थिक मंदी, एरो लगाए, पूंजीवाद संकट में पूंजीवाद की प्रतिक्रियाएं, रचनात्मक प्रतिक्रियाएं, केनेसियन अर्थशास्त्र का विकास, रूजवेल्ट की न्यू डील नीति, अभ्युदयनात्मक प्रतिक्रिया, फांसीवाद और नाजीवाद। सर्वसत्तावाद, सर्वसत्तावाद क्या होता है? ये एक ऐसी पद्धति है जिसके तहत एक अल्पसंख्यक समूह शक्ति एवं धमकी के बल पर अपनी इच्छा समाज पर थोप देता है, उसे सर्वसत्तावाद कहते हैं। अल्पसंख्यक समूह शक्ति और धमकी के बल पर अपनी इच्छा समाज पर थोप देता है। सर्वसत्ता के 2 मॉडल, वामपंथी मॉडल और दक्षिणीपंथी मॉडल। स्टालिनवाद वामपंथी मॉडल है और दक्षिणीपंथी मॉडल फांसीवाद। फांसीवाद एक दक्षिणीपंथी एवं उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा था जिसको प्रेरित करने में कई कारकों की भूमिका थी। एग्जाम्पल में डार्विन का विकासवाद, हेगेल का अर्थ आदर्शवाद, बुद्धि विरोधवाद आदि। इसे पूंजीवाद के संकट की प्रतिक्रिया के रूप में भी देखा जाता है तथा ऐसा माना जाता है कि पूंजीवाद में अपने आप को बचाने के लिए एक भयंकर मुखौटा धारण कर लिया था जिसका नाम फांसीवाद। यूरोप में फांसीवाद का प्रसार, हेडिंग देंगे यूरोप में फांसीवाद का प्रसार। 2 विश्व युद्धों के बीच यूरोप में निरंतर फांसीवाद विचारधारा का प्रसार होता रहा तथा क्षेत्रीय स्तर पर संगठन बनते रहे।
अंत में इटली, जर्मनी एवं स्पेन में फांसीवाद सरकार स्थापित हुई। फिर हेडिंग देंगे, यूरोप में फांसीवाद की प्रगति के कारण देख लेते हैं। पॉइंट नंबर 1, प्रथम विश्व युद्ध में पराजित एवं अपमानित सैनिक अधिकारों के द्वारा दोबारा प्रतिष्ठा प्राप्त करने का प्रयास। पेरिस शांति सम्मेलन में जर्मनी पर संधि की कठोर शर्त आरोपित करना, वही इटली के साथ विश्वासघात धोखाधड़ी। 3, 1917 की रूसी क्रांति के पश्चात समाजवाद की प्रगति से यूरोप के कुलीन वर्ग एवं पूंजीपति वर्ग चिंतित। 1929-30 की आर्थिक मंदी के काल में उग्र समाजवादी विचारधारा की तेजी से प्रगति हो रहा था। इस कारण जर्मनी के पूंजीपति वर्ग एवं जमींदार वर्ग चिंतित हुए और हिटलर का हाथ मजबूत करने लगे। फांसीवाद की विशेषताएं। ऐसा माना जाता है कि देश काल की परिस्थितियों के अनुसार फांसीवाद के अनेक रूप हो सकते हैं, परंतु इसकी मौलिक बातों में समानता होती है। यहाँ तक नोट कर लिए, समानता होती है। क्या होती है देख लेते हैं समानता। पॉइंट नंबर 1, आक्रामक राष्ट्रवाद, उग्र विदेश नीति, नेता के महत्व पर बल, वीर पूजा की भावना, भीड़ मनोविज्ञान पर बल, वर्ग समन्वयवाद पर बल, राष्ट्र की शक्ति पे बल। मुसोलिनी और हिटलर का उद्भव। इटली एवं मुसोलिनी का उद्भव लगभग 1 दशक पहले और जर्मनी में हिटलर का उद्भव लगभग 1 दशक बाद क्रमशः 1922 और 1933 में हुआ, परंतु दोनों के उद्भव की परिस्थिति लगभग एक जैसी थी और दोनों ने लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए एक जैसा हथकंघा अपनाया। हथकंधा नहीं बोलते हो, हथकंधा। दोनों ने, पॉइंट नंबर 1, दोनों ने अपने लोगों को आश्वासन दिया कि पेरिस शांति सम्मेलन में जो उनके साथ अन्याय हुआ उसे दूर किया जाएगा। उग्र राष्ट्रवादियों को यह आश्वासन दिया गया कि राष्ट्रीय प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित किया जाएगा। पॉइंट नंबर 3, दोनों ने विभिन्न वर्गों को कुछ न कुछ आश्वासन दिया। कई बार ये आश्वासन परस्पर विरोधी भी सिद्ध हुए। उदाहरण के लिए उग्र राष्ट्रवादियों को राष्ट्रीय गौरव स्थापित करने का आश्वासन पूंजीपतियों को श्रमिक हड़ताल से रक्षा का आश्वासन, श्रमिकों को तालेबंदी से सुरक्षा का आश्वासन, छात्रों और युवाओं को रोजगार का आश्वासन और मध्य वर्ग को कानून व्यवस्था की सुरक्षा का आश्वासन। पॉइंट नंबर 4, दोनों ने पूंजीपति वर्ग एवं कुलीन वर्ग को सामंतवाद एवं मार्क्सवाद से सुरक्षा का आश्वासन दिया। सत्ता में आने के पश्चात मुसोलिनी और हिटलर के द्वारा एक तानाशाही व्यवस्था की स्थापना के लिए उठाए गए कदम। पॉइंट नंबर 1, 1922 में मुसोलिनी इटली का प्रधानमंत्री और 1935 में हिटलर जर्मनी का चांसलर बना। फिर उन्होंने निम्नलिखित कदम उठाए। अपने को शिक्षा विभाग, न्याय विभाग एवं सैन्य विभाग के प्रधान के रूप में स्थापित किया। शिक्षा विभाग, न्याय विभाग, सैन्य विभाग तीनों को अपने के रूप में स्थापित किया। चुनावी प्रक्रिया को ध्वस्त कर दिया। 3, पाठ्य पुस्तक में संशोधन लाना तथा लेखकों एवं कलाकारों से अपेक्षा करना कि वे पार्टी एवं नेता का गुणगान करें। इसलिए सच ही कहा गया कि पाठ्य पुस्तक और बंदूक एक संपूर्ण फासिस्ट सरकार का निर्माण करती है। ये फासिस्ट है, फासिस्ट ऐसे लिखा हुआ था, मैंने भी ऐसे ही लिखा हूँ, गलती नहीं है। फासिस्ट एक श्रमिक फ्रंट की स्थापना कर श्रमिक यूनियन को फांसी दल के अधीन करना।
एक श्रमिक फ्रंट की स्थापना कर श्रमिक यूनियन को फांसी दल के अधीन करना। यहाँ तक नोट किया आपने। और फिर इधर चलता 4 नंबर पॉइंट, 5वां पॉइंट तो ऐसे हिल जाते हैं यार, इसमें आपको चिंता नहीं करना है। गुप्त पुलिस इटली में ओबरा, जर्मनी में गोस्टापो की सहायता से विरोधियों का सफाया करना। साम्यवादी एवं समाजवादी नेताओं का दमन। जर्मनी में हिटलर ने यहूदियों को निशाना बनाया, अर्थात जर्मन नाजीवाद यहूदी विरोध के नीति से जुड़ा हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध का कारण। पेरिस शांति सम्मेलन में इटली और जर्मनी का असंतोष। उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा अथवा फांसीवाद विचारधारा का उद्भव एवं प्रसार तथा मुसोलिनी एवं हिटलर की अवसरवादी नीति। रोम बर्लिन टोक्यो धुरी का निर्माण। 1929-30 की विश्व आर्थिक मंदी ने यूरोप में अस्थिरता को जन्म दिया। राष्ट्र संघ की विफलता। जर्मनी को दंडित करने में ब्रिटेन एवं फ्रांस का सहयोग रहा था, किंतु संधि के क्रियान्वयन के मध्य दोनों के बीच मतभेद हो गया। हिटलर की प्रति अपनाई गई तुष्टीकरण की नीति। देखते हैं, अब देखिए कई क्वेश्चन यहाँ आ जाते हैं। अब आपको तो आपको बनाने चाहिए और मैं आपको कई क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, आपको लिखने चाहिए इसके आंसर। पहला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध शक्ति संतुलन को स्थापित करने के लिए लड़ा गया था, इस कथन का विश्लेषण कीजिए। अथवा क्या आप इस कथन से सहमत हैं? 2 क्वेश्चन इसी से हो सकता है। इस कथन का विश्लेषण कीजिए, पूरा विस्तार से बताएं। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? आर्गुमेंटिव क्वेश्चन है जिसमें आपको दोनों पक्ष लिखना है। कौन सा पक्ष? नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों पक्ष में देना है। इसका विश्लेषण करना है पूरे अच्छे तरीके से विश्लेषण। नेगेटिव इसमें नेगेटिव मतलब शक्ति संतुलन को स्थापित करने का विश्लेषण कर देना है। इसमें विश्लेषण करना है शक्ति संतुलन का, लेकिन कैसे? नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों करके इस कथन से सहमत है, आप अपनी राय बताएं, वो पूछ रहा है ना। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रथम, देखिए सारे क्वेश्चन पूछा हुआ है। प्रथम विश्व युद्ध की भावी युद्ध को समाप्त करने वाला युद्ध घोषित किया गया था, परंतु यह शांति को समाप्त करने वाला युद्ध सिद्ध हुआ। प्रशिक्षण कीजिए। तीसरा क्वेश्चन, प्रथम विश्व युद्ध 4 वर्षों का युद्ध ना होकर 31 वर्षों का युद्ध सिद्ध हुआ। टिप्पणी कीजिए। प्रथम विश्व युद्ध पेरिस शांति सम्मेलन के कारण दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया था। पेरिस शांति सम्मेलन विश्वासघात हुआ था इटली के साथ और जर्मनी के साथ। फ्रांस की क्रांति कम से कम आरंभिक अवस्था में फ्रांस तक ही सीमित रही थी, परंतु रूस की बोल्शेविक क्रांति का दृष्टिकोण आरंभ से ही वैश्विक थी। प्रशिक्षण कीजिए। रूस की क्रांति और फ्रांस की क्रांति को दोनों को एक नज़र से आप कैसे देख रहे हैं, देखिए और बताइए। तो मैंने सारे टॉपिक आपको पीछे वाले अध्याय में करा ही दिया है, तो आपको उम्मीद है कि आप अच्छे से 4-5 क्वेश्चन को आप अच्छे से नोट करेंगे और इसका आंसर देंगे, मुझे लिख कर भेजवाएंगे आप। तो आप ये है, मुझे ज़्यादा लंबा वीडियो बन जाएगी क्या। द्वितीय विश्व युद्ध, यहाँ से अगर मैं स्टार्ट करूँ द्वितीय विश्व युद्ध, चलो द्वितीय विश्व युद्ध मैं ले ही लेता हूँ क्या। उसके बाद आपका खत्म हो जाता है। इसे रहने देते हैं, ये आपको अगले वीडियो में बता देंगे। द्वितीय विश्व युद्ध में कई क्वेश्चन भी हैं, तो इसके आंसर भी आपको लिखने पड़ेंगे। अगर मैंने आंसर लिखे भी हैं सीधे उस पर औपनिवेशिक मुक्ति अथवा उपनिवेशीकरण, इसका माइंड मैप, अफ्रीकी महाद्वीप, उपनिवेशन, तो सांस्कृतिक पहलू। चलिए।
ये 2 वीडियो मैं आपको कल दूंगा, ठीक है दोस्तों। तो आप नोट कर लिए होंगे अच्छे से, और हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलेंगे। आप ये 3 काम करेंगे और मैं आपके लिए चलूँ, भगवान की कृपा से अच्छा हो, आप लोग का एग्ज़ाम बहुत अच्छे हो, और सारे टॉपिक जितने भी सिलेबस से पूछे गए हैं क्वेश्चन, मैं तो कहूँगा, ये देखिए आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, कितने मैंने कवर करवाया आपको। इससे जितने भी क्वेश्चन आप उठा के देख लो, अगर आपको विश्वास नहीं होता है कि क्वेश्चन बैंक, तो आप क्वेश्चन बैंक उठाओ और इससे मैच कराओ कि सही में ये सारे क्वेश्चन जो पूछे गए क्या इसमें लिखा हुआ है, सारे मिल जाएंगे आपको। मैंने चेक किया है, तो सर ने मुझे जितने अच्छे तरीके से पढ़ाया है, मैंने सारा क्वेश्चन को देखा है कि सही में सर का जो पूछा हुआ क्वेश्चन इससे रिलेटेड बनता है कि नहीं है। ऐसे लिखा थे तो मैंने चेक किया, हाँ काफ़ी क्वेश्चन बन जाता है, काफ़ी क्वेश्चन हद तक, पूरी मतलब 90% से 95% तक। देखिए 1-2 ऐसे क्वेश्चन है जो आपको वहाँ अपने से ही लिखना पड़ेगा, अपने मन से थॉट निकालना पड़ेगा। कुछ ऐसे क्वेश्चन आएंगे उसको पूरे के पूरे सही तरीके से आप क्वेश्चन पूरा नहीं बना पाओगे, कुछ भी कर लो। ये सोचोगे कि अगर हमें 40 क्वेश्चन दिए हैं तो 40 में आपको 35-30 क्वेश्चन आप बना पाओगे, 5 से 10 क्वेश्चन आपको नहीं बन पाते हैं, ये प्रॉब्लम आती है। इकोनॉमिक्स में अगर 20 क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो 15 ही क्वेश्चन आप डील कर पाओगे, 5 क्वेश्चन आप नहीं डील कर पाओगे, और 5 क्वेश्चन आपको छोड़ना ही चाहिए, छोड़ के आना ही चाहिए। 15 क्वेश्चन हम सही बनाए यही आपका काफ़ी है। देखो तो आप 15 क्वेश्चन आप टॉपर के सही नहीं मान जाओगे, ये रियल है। 20 क्वेश्चन आप सोचोगे 20 क्वेश्चन बना तो फिर रिजल्ट नहीं हो पाएगी आपकी, क्योंकि 20 के 20 बना रहे हैं और हमारी रिजल्ट हो जाएगी तो नहीं हो, क्योंकि टाइम आपके पास नहीं रहती है। जब आप लिखने बैठोगे ना तो आपको टाइम कम पड़ जाएगा, आपको लगता है कि हम 20 को क्वेश्चन जवाब दे देंगे, लेकिन टाइम आपकी तो आपको 15 और 5 क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं ना जो आपको माइंड से बाहर रहता है, वो आपको वहाँ पे प्रेजेंट के हिसाब से वहाँ पे सोच के आपको लिखना पड़ता है। ऐसे क्वेश्चन रहते हैं, वो कोई ना पढ़ा सकता है ना कोई बता सकता है, गैस भी नहीं होता वो क्वेश्चन। मैं तो क्वेश्चन बैंक आपको सोचा दिखा दूँ। खैर बीपीएससी के लिए ये तो वर्ल्ड हिस्ट्री बीपीएससी में नहीं आती है, बीपीएससी में लेकिन सर वो जो पढ़ाए हैं मॉडर्न हिस्ट्री वो से काफ़ी क्वेश्चन बीपीएससी का भी और यूपीपीसीएस का देखोगे तो मिल जाएगा, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बन जाता है। मैं आपको वो भी वीडियो आपको दूंगा। तो दोस्तों मैं ये कहूँगा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ही कर लें, ताकि मैं आपको सारे वीडियो और सब्जेक्ट वाइज आपको नोट करा दूंगा घर बैठे हुए, कोई दिक्कत तो नहीं। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर 3 काम आपको करना है, ध्यान रहे 3 काम मैं आपको दे रहा हूँ। बाय बाय दोस्त।